अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 17 जिसके अंदर हम शोल्डर जॉइंट पैथोलॉजीज को डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक डिज़ाइंस ऑफ प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स। क्योंकि ये आर्थोपेडिक रिलेटेड टॉपिक्स हैं इसलिए मैं कवर कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को डिफ़िकल्टी आ रही होती है उनके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, साथ साथ मैं आपको गाइड करते जाऊँगी कि किस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे इसमें से। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स होते हैं। अनकंस्ट्रेंड होते हैं, कंस्ट्रेंड होते हैं, सेमी कंस्ट्रेंड होते हैं एंड रिवर्स बॉल एंड सॉकेट होते हैं। अनकंस्ट्रेंड प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स में स्मॉल ह्यूमरल कंपोनेंट होता है जो कि स्टेम्ड होता है विद द स्मॉल ग्रीनोइड कैविटी। अनकंस्ट्रेंड इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सम रेंज ऑफ एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड रोटेशन को भी कुछ डिग्रीज तक अलो करते हैं मूवमेंट को। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं अनकंस्ट्रेंड। जबकि जो कंस्ट्रेंड प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स होते हैं ये सिर्फ फ्लेक्शन को, एक्सटेंशन को अलो करते हैं। ठीक है, ये रोटेशन को अलो नहीं करते, इसलिए इन इम्प्लांट्स को हम कहते हैं कंस्ट्रेंड इम्प्लांट्स। ठीक है, लिमिटेड मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अनकंस्ट्रेंड जो होते हैं ये मॉडरेट मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सम रेंज एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और रोटेशन की भी होती है। अनकंस्ट्रेंड में मैंने बता दिया, जैसे स्मॉल ग्रीनोइड कैविटी होगी और स्मॉल ह्यूमरल कंपोनेंट होगा। अनकंस्ट्रेंड डिजाइन मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट मोशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्रेटेस्ट मोशन को अलो करते हैं, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी जो होती है ना, ये जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, ग्रेटेस्ट मोशन अलो करते हैं तो जिसकी वजह से डिसलोकेशन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं, लूजनिंग के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं इन इम्प्लांट्स के। इसलिए इनके अंदर स्टेबिलिटी जो होती है वो नहीं होती, इंस्टेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। इनको तब यूज़ किया जाता है अनकंस्ट्रेंड प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स को जब रोटेटर कफ मसल्स इंटैक्ट हो। ठीक है, उनमें कोई इंजरी ना हो, उनको स्ट्रेंथन्ड हो रोटेटर कफ मसल्स, तो उनके अंदर यूज़ किया जाता है अनकंस्ट्रेंड। और जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं इम्प्लांट्स वो अनकंस्ट्रेंड होते हैं। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि जो अनकंस्ट्रेंड प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स हैं वो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं या फिर कंस्ट्रेंड। ठीक है, तो कौन से ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे? कंस्ट्रेंड, ना कि अनकंस्ट्रेंड। और सेकेंड एमसीक्यू आ सकता है कि कौन से जो इम्प्लांट्स हैं वो ज़्यादा मोशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो होते हैं अनकंस्ट्रेंड। ठीक है, जो कंस्ट्रेंड प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि सम रेंज तक फ्लेक्शन एक्सटेंशन को लो करते हैं लेकिन रोटेशन को लो नहीं करते। इनके अंदर जो बोनी लीवर होता है फिक्स्ड फल्क्रम होता है, ये ग्रेटेस्ट जॉइंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन लेस मोबिलिटी को अलो करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट है, स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, मोबिलिटी को कम। कंस्ट्रेंड प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स को तब यूज़ किया जाता है जब रोटेटर कफ मसल्स की इंजरी होती है। ठीक है, रोटेटर कफ मसल्स इम्पेयर्ड होते हैं, इंजर्ड होते हैं, तो तब यूज़ किया जाता है कंस्ट्रेंड प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स को। ठीक है, अनकंस्ट्रेंड को मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है, लेकिन
कंस्ट्रेंट प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स को रेयरली यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस होता है कि पेशेंट इंडिपेंडेंटली अपनी मूवमेंट्स को अलाउ कर सके। तो कंस्ट्रेंट जो प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स को फिक्स किया जाता है वो लेस मोबिलिटी जब प्रोवाइड करेंगे तो फ़ायदा ही नहीं होगा इम्प्लांट्स को प्लेस करने का जॉइंट में, ठीक है। तो आर्थोप्लास्टी करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। पेशेंट ये कंप्लेन करेगा कि आर्थोप्लास्टी करवाने के बाद भी मुझे मोशंस लिमिटेशंस का सामना है, तो मैंने क्यों सर्जरी करवाई, ठीक है। सेमी कंस्ट्रेंट आ जाते हैं। सेमी कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि जो प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स होते हैं वो होते हैं लार्जर ग्लिनोइड कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसमें जो ग्लिनोइड कंपोनेंट है उसको प्लेस किया जाता है, क्योंकि किसी भी वजह से ग्लिनोइड कैविटी या ग्लिनोइड फोसा जो है वो रप्चर हो गया है, उसकी इरोजन हो गई है स्टार्ट। तो रप्चर और इरोजन हो गई है स्टार्ट, तो उसकी वजह से पेशेंट को पेन आ रही है और मोशन लिमिटेशन आ रही है। तो इसमें क्या जाता है कि जो प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स होते हैं उसमें वो ग्लिनोइड कैविटी शेप के लार्जर साइज के होते हैं, ठीक है। वैसे अगर आपको पता हो तो ग्लिनोइड कैविटी का इतना सरकमफ्रेंस नहीं होता है जितना सेमी कंस्ट्रेंट प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स का होता है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट इम्प्लांट को, दैट इज रिवर्स बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इस आर्थोप्लास्टी में रिवर्स का क्या मतलब होता है, ऑपोजिट। अब इस आर्थोप्लास्टी में क्या किया जाता है कि इम्प्लांट्स को जो फिक्स किया जाता है उनकी जो एनाटॉमिकल शेप होती है वो ऑपोजिट होती है ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेसिस ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन एनाटॉमी। इसमें क्या किया जाता है कि जो ग्लिनोइड कैविटी होगी वो कन्वेक्स शेप की होगी और जो ह्यूमरल कंपोनेंट इम्प्लांट को प्लेस किया जाएगा वो कनकेव शेप का होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये क्या है, कनकेव, और ये क्या है, कन्वेक्स। जबकि नॉर्मल ह्यूमन एनाटॉमी में जो जॉइंट्स की आर्टिकुलर सरफेसेस की शेप होती है वो क्या होती है, ग्लिनोइड कैविटी कनकेव शेप होती है और ह्यूमरस का जो हेड होता है वो कन्वेक्स शेप का होता है। इनकी इंडिकेशन कब होगी, जब रोटेटर कफ मसल्स में इंजरी होगी, उनकी स्ट्रेंथ कम होगी, तो रिवर्स बॉल एंड सॉकेट इम्प्लांट्स को यूज किया जाता है, ठीक है। इनका क्या काम होता है, इन्होंने मॉडरेट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस कर लिया डिजाइन ऑफ द प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स को ह्यूमन एनाटॉमिकल जॉइंट में प्लेस करने से। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।